कोशिश करोगे कोशिश करोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी। क्या दोस्तों? कोशिश करोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजिल बहुत हसीन होगा दोस्तों, कि वो मंजर बहुत हसीन होगा जिस दिन कामयाबी शोर मचाएगी। इसीलिए दोस्तों काबिल बनो, ताकि कामयाबी क्या करे, झक मार के आपके पीछे आए और आप कामयाब हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं कमल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का कंपटीशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जी दोस्तों, जहां अपन अध्ययन कर रहे थे हिंदी विषय का, और उसमें हिंदी साहित्य, संपूर्ण जो साहित्य है वो अपन प्रारंभ कर चुके थे। पहले आप सभी दोस्तों को मैं बता दूं कि अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। अपन पढ़ चुके हैं हिंदी साहित्य के बारे में सामान्य जानकारी। सबसे पहले क्लास थी अपनी, वो थी हिंदी साहित्य से संबंधित सामान्य जानकारियों के लेके, सामान्य परिचय से संबंधित क्लास थी। उसके बाद अपन ने जाना हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण परिभाषाएं जानी। उसके बाद अपन ने बात करी पद्धतियों की। किसकी? साहित्य इतिहास लिखने की जो पद्धतियां रही है, 4 पद्धतियां मुख्य तौर से रही है, और उन्हीं चारों पद्धतियों को अपन ने एक एक करके पढ़ा है। उसके बाद अपन ने पढ़ा है परंपराएं। किसकी परंपराएं? इतिहास लेखन की परंपराएं। और इन परंपराओं में अपन गारसा दत्तोसी से लेके आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक के साहित्यकारों को एक बार अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज अपन आरंभ करते हैं इन्हीं परंपराओं के साथ जोड़ते हुए काल विभाजन और नामकरण को, जो कि हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, तो बात करते हैं काल विभाजन और नामकरण का। इन्हीं के साथ अपना देखा जाए तो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो प्रारंभ हो चुका है विधिवत रूप से, तो पहले ही प्रारंभ हो चुका था, परंतु श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो काल विभाजन किया गया है, उन्हीं काल विभाजनों को एक एक करके अपन आगे अध्ययन करते हुए बढ़ेंगे। लेकिन वो पॉसिबल होगा आप सब दोस्तों के सहयोग से। इसलिए मेरा कहना आपको यही होगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और निरंतर अध्ययन करें हिंदी साहित्य इतिहास का। बात करते हैं काल विभाजन और नामकरण की। काल विभाजन और नामकरण। अब देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों ने पिछली कक्षाएं ली है तो निश्चित ही आपको ज्ञात होगा कि परंपराओं जो पढ़ रहे थे, परंपराएं वो कहां से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है, अगर देखना चाहते हैं तो राइट हैंड पे आपको आई बटन दिखेगा, वहां पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाके पूर्व की क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप सर्च करें और प्लेलिस्ट में जाएं जिसमें होगा कि हिंदी बाई के केसर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से भी कक्षाएं देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपने परंपराओं में जाना कि सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण को लेकर सर्वप्रथम जो प्रयास किया वो किस साहित्यकार ने किया। ज्ञात है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब मैं बता दूं कि ये सर्वप्रथम जो प्रयास किया वो किया महोदय ग्रियर्सन ने। अब महोदय ग्रियर्सन महोदय ये प्रथम महोदय थे जिन्होंने साहित्य इतिहास लेखन की परंपराओं में काल विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया। तो इनके जो काल विभाजन और नामकरण था वो अपन पढ़ चुके हैं, परंतु एक बार और मैं आप सब लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा काल विभाजन और नामकरण का जो अपना ये बिंदु है, इसमें एक विशेष ट्रिक के माध्यम से अपन ने इसको जाना था। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप पुराने वीडियो जरूर देखें। और फिर मैं एक बार बता देता हूँ, एक ट्रिक थी जिसके नाम से बात करी थी अपन ने कि इन्होंने पहले तो बात करते हैं विभाजन की, कितने भागों में बांटा, संपूर्ण साहित्य को कितने भागों में इन्होंने बांटने का जो कार्य किया है वो किया गया है 11 भागों में। कहीं कहीं 12 भाग भी आपको देखने के मिलेंगे, लेकिन वो जो 12वां भाग है विविध अशक्त कवि, वो बाद में जोड़ा गया। तो मुख्य बात करें मुख्य भागों की तो कितने? 11 भाग, और 12वां भाग विविध अशक्त कवि, ये जोड़ा गया बाद में। बात करें हिंदी साहित्य का प्रारंभ इन्होंने कब से माना, तो इसको लेके मैंने आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताया था। क्या कि किसी ने इनको क्या बोला, 143 बोला, मतलब 143 सुन के ये क्या गए, गिर गए। मतलब 143 को क्या पढ़ेंगे अपन, 643, अर्थात 643 ईसा पूर्व में क्या माना इन्होंने, जो कालकरण का जो प्रारंभ माना है हिंदी साहित्य का, वो कब से माना है? 643 ईसा पूर्व से। ये बात करें अपन ग्रियर्सन महोदय की। इनका जो साहित्य ग्रंथ था वो था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो पिछले कक्षाओं में अपन पढ़ चुके हैं विस्तार तौर से, आप वहां से क्लासें ले सकते हैं। बात करते हैं इनके जो 11 भाग हैं ये कौन कौन से हैं। यदि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आप याद रखेंगे दोस्तों, तो ये मेरा वादा है कि आप ये कभी नहीं भूल पाएंगे।
क्यों? क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से याद रखा और मुझे आज तक याद है। तो बात करते हैं, सर्वप्रथम इन्होंने क्या नाम दिया? चारण काल दिया। क्या दिया? चारण काल दिया। इससे आपको याद रखना है। दूसरा हो गया कि चारण, क्या? चारण 15वीं सदी में जाए। तीसरा हो गया जाए। पढ़ते रहे एक एक ऐसे ही। चारण 15वीं सदी में जाए, कहाँ जाए? चौथा है ब्रज में जाए। आप पढ़ो, चारण 15वीं सदी में जाए, कहाँ जाए? ब्रज में। और ब्रज में क्या करे? मुगल दरबार लगाए। क्या दोस्तों? मुगल दरबार लगाए। दिख रहा है? थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, चलो। क्या लगाया? मुगल दरबार। एक बार साफ कर दूं ताकि ऊपर से लिखता हूं। बात कर रहे हैं अपन गिरियर्सन की। पहला है चारण। चारण कहाँ, कब जाए? 15वीं सदी में जाए, कहाँ? ब्रज में। वहां क्या करे? मुगल दरबार लगाए। और मुगल दरबार में उपस्थित थे दोस्तों कौन? तुलसीदास जी। ठीक है, एक कथन ये याद रखें आप। चारण चारण 15वीं सदी में जाए, कहाँ? ब्रज में मुगल दरबार लगाया और मुगल दरबार में मिले इनको तुलसीदास। उसके बाद बात करते हैं अगले कथन की, सातवां। तुलसीदास मिले इनको कहाँ? मुगल दरबार में। उसके बाद बात करते हैं रीति काव्य की। ये याद रखें आप, रीति काव्य। इसके बाद रीति काव्य के तुलसीदास, ये तुलसीदास अलग है भाई, ये मुगल दरबार वाले हो गए और ये कौन हो गए? रीति काव्य वाले। अब जब इधर चारण जा रहे थे तो तुलसीदास कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा। बोला चलो आप भी जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं? कौन सी सदी में जा रहे हैं? इनके बाद गए हैं तो ये 15वीं सदी में गए, तो ये गए दोस्तों 18वीं सदी में। अब आप लोग मुझे बताए हैं कि 18वीं सदी में भारत पे किसका आधिपत्य था? अंग्रेजों का। तो कहाँ गए? अंग्रेजों के शासन में जाए। अंग्रेजों के शासन में, अंग्रेजों के शासन में जाए तो अंग्रेजों की जो लीडरशिप कर रहा था इंग्लैंड से बैठे बैठा, वो कौन कर रहा था? महारानी विक्टोरिया। कौन? महारानी विक्टोरिया। ठीक है, अब देखो पूरे 11 के 11 आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। चारण, ये हो गया चारण काल। अब 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। देखो ये दिखेगा, बस आपको वैकल्पिक प्रश्न मिलते हैं अपने को, कोई भी एग्जाम हो, अधिकांश एग्जामों में वैकल्पिक प्रश्न मिलते हैं और याद करने के लिए हिंट मात्र काफी होती है दोस्तों। ठीक है, तो वही हिंट है ये ट्रिक। जायसे जायसी की प्रेम का कविताएं। ब्रज का क्या दोस्तों? ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। मुगल दरबार से मुगल दरबार और तुलसीदास से तुलसीदास। उसके बाद बात करें रीति काव्य। रीति काल को सर्वप्रथम रीति काव्य किन्होंने कहा? महोदय गिरियर्सन ने। और रीति काव्य की, इस प्रकार रीति काव्य के प्रथम प्रयोक्ता कौन रहे? वो हुए गिरियर्सन महोदय। उसके बाद तुलसीदास के परवर्ती कवि 18वीं सदी या शताब्दी, और अंग्रेजों के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और 12वां मैंने बताया ही था अभी आपको, विविध अशक्त कवि, ये बाद में जोड़ा गया। इस प्रकार 12 भागों में विभाजित किया, 11 भागों में विभाजित किया, परंतु 12वां भाग बाद में जोड़ा गया। ये था कब से माना इन्होंने प्रारंभ? बात करें 700 विक्रम संवत या फिर ईस्वी की बात करें 643 अर्थात 143 ईस्वी। ठीक है, ये बात करिए अपन ने किसके आधार पे? गिरियर्सन महोदय के आधार पे। क्या? काल विभाजन और नामकरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था और फिर आज और कह रहा हूं, प्रत्येक क्लास में कहता हूं कि जो भी मैं लिखा हूं आप लिखते हुए चलें। जैसे जो जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखते हुए चले तो आपके पास एक ऐसा पर्याप्त साधन हो जाएगा हिंदी साहित्य को पढ़ने का कि आपको अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद महोदय आए थे दोस्तों मिश्र बंधु। 3 भाई थे, इनकी चर्चा अपन पहले क्लास में कर चुके हैं। अगर प्रत्येक क्लास में करेंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, इसलिए आप पहले वाली क्लास जाके देख लें। इनके काल विभाजन और नामकरण की अपन डायरेक्ट बात करते हैं। तो इनके काल विभाजन की बात करें तो इन्होंने 5 भागों में बांटा है संपूर्ण साहित्य। पहला था इनका आरंभिक काल। क्या दोस्तों? आरंभिक काल। दूसरा है माध्यमिक काल। तीसरा है अलंकृत काल। अब जो ये अलंकृत काल का है, ये कहा है इन्होंने रीति काल को।
रीतिकाल को ही अलंकृत काल किन्होंने कहा है दोस्तों? वो कहा है मिस्र बंधुओं ने। चौथा है इनका परिवर्तन काल। एक और बात बताई दोस्तों मैंने इनके बारे में आपको, ज्ञात हो तो, कि किसी एक कालखंड को दो उपभागों में विभाजित करने का जो कार्य किया है वो भी किन्होंने किया है? सर्वप्रथम मिस्र बंधुओं ने। अब दोहरे नामकरण की बात करें तो आगे और पढ़ लेंगे अपन, पहले भी बता चुका हूं। दोहरे नामकरण की बात करें तो वो करा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उस पद्धति का प्रतिपादन। इस प्रकार इनके जो नाम विभाजन है कितने? 5। पांचवा है इनका वर्तमान काल। वर्तमान काल तो जैसे बताया कि एक कालखंड को दो भागों में उपविभाजित करने का कार्य किया है, तो इनका पहला भाग हो जाता है पूर्व आरंभिक काल, ठीक है। उसी प्रकार इनका दूसरा भाग हो जाता है उपभाग, ठीक है। कौन सा? उत्तर आरंभिक काल। उसी प्रकार माध्यमिक को भी इन्होंने दो भागों में बांटा, उपभागों में, ठीक है। वही पूर्व और उत्तर, वही माध्यमिक, वही माध्यमिक। अलंकृत को भी इसी प्रकार दो में बांटा, पूर्व और उत्तर, ठीक है। बाकी परिवर्तन काल को नहीं बांटा और वर्तमान काल को भी नहीं बांटा। अब बात करते हैं इनके समय की। मिस्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है वो भी इन्होंने भी 643 ईस्वी अर्थात 143 से ही माना है। 143 को अपन यहाँ 643 पढ़ेंगे, 643, ठीक है। तो क्या माना है? 643 ईस्वी। और विक्रम संवत की बात करें यदि दोस्तों, तो विक्रम संवत में इन्होंने माना है 700 विक्रम संवत। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्व आरंभिक काल की। तो ये माना इन्होंने 700 से 1343 ईसा, माफ कीजिए ईस्वी नहीं, विक्रम संवत, ठीक है। उसी प्रकार उत्तर काल होगा इसका, उत्तर आरंभिक काल होगा 1343 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत, ठीक है। उसी प्रकार 1444 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत, ये 45 हो जाएगा। 44 इधर है तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 1560 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत, ये उत्तर माध्यमिक, किसका? उत्तर माध्यमिक काल का काल विभाजन हो जाएगा 1560 से 1680। बात करते हैं, माफ कीजिए 1600, थोड़ा गलत हो गया है, एक मिनट 1343 से 1444, 1445 से 1500, यहाँ माफ कीजिए, ये 1444 से 1545 होगा, और इधर होगा 1545 से 1660, ठीक है। इसका होगा 1660 से 1780, वही विक्रम संवत, और 1780 से 1889 विक्रम संवत। बात करें परिवर्तन की तो वो होगा 1890 से 1925 विक्रम संवत। और बात करें वर्तमान काल की तो वो हो गया 1926 विक्रम संवत से अद्यतन, ठीक है। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। समुचित ढंग से बात करें दोस्तों, तो समुचित ढंग से काल विभाजन का जो प्रथम प्रयास कराया ना, वो मिस्र बंधु ने कराया है। बाकी उनके जो काल विभाजन है आपने देखा, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत, एक तो कितने 11 भागों में विभाजित कर दिया मिस्र उन्होंने, तो अच्छी तरीके से जो काल विभाजन का नाम किया है वो मतलब समुचित ढंग से, तो वो करा है मिस्र बंधुओं ने। इसका स्क्रीनशॉट लें आप एक बार। इसके बाद बात करते हैं आरसी शुक्ल महोदय के आधार पर काल विभाजन और नामकरण। ये पहले भी पढ़ चुके हैं अपन जब परंपराएं पढ़ रहे थे इनकी। तो बात करते हैं आरसी शुक्ल जी, मतलब रामचंद्र शुक्ल जी महोदय। हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? 1929 ईस्वी में। इसमें इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया, संपूर्ण साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया। पहला था वीरगाथा काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्य काल, और चौथा आधुनिक काल। ये विभाजन किया कि इन्होंने आरसी शुक्ल महोदय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनकी बात करते हैं दोहरा काल विभाजन। तो दोहरे काल विभाजन की बात करें
तो वीरगाथा काल को तो वीरगाथा काल ही बोला है इन्होंने, परंतु पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल की बात करें तो इसको बोला इन्होंने भक्ति काल, दूसरा नाम। ठीक है, तो दोहरा नामकरण। और उत्तर मध्य काल को बोला है रीति काल और आधुनिक काल को बोला है गद्य काल। इस प्रकार इन्होंने दोहरा नामकरण दिया है। ठीक है, इनकी समय की बात करें, इनकी समय की बात करें दोस्तों तो इन्होंने माना है 1000। देखिए ईस्वी का ध्यान रखना है आप, कई बार काल पूछ ले और ईस्वी दे देता है, लेकिन ईस्वी नहीं, इनको इनका जो था वो था विक्रम संवत। माफ 1050 विक्रम संवत, 1050 विक्रम संवत। क्या दोस्तों, 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत, 1375 से 1700 विक्रम संवत, और इधर माना 1700 से 1900 विक्रम संवत, और 1900 से अद्यतन जब तक ये जिंदा रहे, लगभग 1941 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, जब तक ये जिंदा थे तब तक। इस प्रकार इनका काल विभाजन और नामकरण ये है। इनको आप नोट डाउन कर लें, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिखते रहें। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट में भी थोड़ा समय लगता है तो आप क्लास को थोड़ा पॉज कर लें, और पॉज करके क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप लिखते रहें। इसके बाद बात करते हैं काल विभाजन में राम कुमार वर्मा जी की। राम कुमार वर्मा जी के अनुसार काल विभाजन और नामकरण की बात करें दोस्तों तो इन्होंने लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये लिखा इन्होंने। किन्होंने? राम कुमार वर्मा जी ने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और बात करें कि कौन से सन में लिखा, तो वो लिखा था 1938 ईस्वी में। अब इन्होंने काल विभाजन और नामकरण जो किया वो 5 भागों में किया। ठीक है, जो ये है आधुनिक काल है, आधुनिक नहीं दोस्तों, आदिकाल। आदिकाल को 2 भागों में विभाजित करा था इन्होंने। वो आदिकाल जब पढ़ेंगे उस समय विस्तृत चर्चा कर लेंगे। तो अब इनका काल विभाजन पढ़ रहे हैं, तो पहला था इनका संधि काल, दूसरा माना इन्होंने चारण काल, वही तीसरी बात करें तो तीसरा आ गया वही भक्ति काल, वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार माना है रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल, माफ कीजिए 5वां। अब बात करें इनके समय की, संधि काल का इन्होंने समय क्या माना है, तो वो माना है इनको देखो, इनका भी विक्रम संवत में ही है। पहले विक्रम संवत वाले देख लेते हैं, 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत। ठीक है, ये दोनों आदिकाल में है इनके, तो वही 1000 विक्रम संवत से 1300 विक्रम संवत। ठीक है, 1000 से 1375 विक्रम संवत, और भक्ति काल था वही 1375 विक्रम संवत से 1700, जैसे आरसी शुक्ल जी ने माना, और 1700 से 1900 विक्रम संवत में है दोस्तों ये। ठीक है, और 1900 से अद्यतन, ये भी विक्रम संवत में। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बात करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके पर आप चर्चा करने वाले हैं, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी महोदय। हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे। ठीक है, कितने? 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका। कौन सा? हिंदी साहित्य की भूमिका दोस्तों, ये लिखा है इन्होंने 1940 ईस्वी में। ठीक है, बात करते हैं दूसरा, तो दूसरा लिखा इन्होंने हिंदी साहित्य, ये तो आप याद रख लें, हिंदी साहित्य पहला हो गया भूमिका, दूसरा उद्भव व विकास। ये ग्रंथ लिखा इन्होंने सन 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में। उसके बाद तीसरा जो ग्रंथ लिखा इन्होंने वो लिखा है हिंदी साहित्य, वही हिंदी साहित्य तो याद रखना है, हिंदी साहित्य का आदिकाल।
क्या दोस्तों? हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा उद्भव और विकास, तीसरा आदिकाल, और ये भी लिखा इन्होंने 1952 ईस्वी में। इनका एक कथन है जो कई बार पूछ लिया जाता है कि भक्ति काल को लेकर इन्होंने कहा था कि यदि इस्लाम भारत में नहीं आया होता, क्या कि यदि इस्लाम भारत में नहीं आया होता तो भी जो आज इतिहास है भारत का वो 12 आने वैसा ही होता जैसा अभी है। ठीक है, ये खंडन करते हुए कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को इन्होंने। तो वो कहा था हिंदी साहित्य की भूमिका के अंतर्गत। किसमें कहा था? हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ में। हो सकता है इस बार ऐसे पूछ ले कि ये कथन कौन से इतिहास ग्रंथ में इन्होंने कहा था। और जो काल विभाजन और नामकरण करा है दोस्तों उन्होंने, वो करा है इसमें, उद्भव और विकास में, नामकरण और काल विभाजन। तो बात कर रहे हैं नामकरण और काल विभाजन की, तो कौन से ग्रंथ में कराया इन्होंने? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ग्रंथ में नामकरण और काल विभाजन। यदि उस कथन की बात करें कि यदि इस्लाम भारत में नहीं आया होता तो हिंदी साहित्य का इतिहास या भक्तिकालीन इतिहास वही होता जो आज है, ये 12 आने ऐसा ही होता जैसा आज है, ऐसा कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जो कौन सी इतिहास ग्रंथ में लिखा है? वो लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो लिखी थी इन्होंने 1940 ईस्वी में। बात करते हैं नामकरण की, इन्होंने 4 भागों में बांटा। वही आदिकाल, पहला वही आदिकाल दोस्तों। दूसरा बांटा है पूर्व मध्यकाल, वही आरसी शुक्ल के अनुसार है। तीसरा उत्तर मध्यकाल, और चौथा आधुनिक काल। यदि इनकी समय की बात करें दोस्तों तो समय है 1000 से 1400। अब ये 1400 क्या है दोस्तों? ये है ईस्वी। अब तक संवत पढ़ रहे थे विक्रम संवत, अब ये है ईस्वी में। 1400 से 1700 ईस्वी, 1700 से 1900 ईस्वी, और 1900 से अध्ययन, जब तक ये जिंदा रहे, लगभग 1919 ईस्वी। ठीक है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ले लिया, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था गणपति चंद्र गुप्त महोदय। तो बात करते हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त की बात करें दोस्तों तो इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, लिखा 1965 ईस्वी में। कब लिखा? 1965 ईस्वी में। अब बात करते हैं इनके अनुसार काल विभाजन की, तो मुख्य तौर से इन्होंने करा 3 भागों में। पहले के कहते लिखते, वही पहला प्रारंभिक, दूसरा माध्यमिक। अब देखिए दोस्तों, जो दूसरा इन्होंने विभाजन किया है इसके इन्होंने 2 उप विभाजन किए हैं, वही पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा वही उत्तर माध्यमिक काल। और जो मुख्य तौर से जो तीसरा इनका नाम दिया है वही दिया इन्होंने जो लगभग सबने दिया है, आधुनिक काल। इनकी बात करें समय की तो इन्होंने समय माना है दोस्तों 1184 ईस्वी से। किसका प्रारंभिक काल है वो स्टार्ट माना है 1184 ईस्वी से, 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी के मध्य। ये किसका माना है दोस्तों? प्रारंभिक काल का। ठीक है, उसी प्रकार माध्यमिक काल की बात करें तो इन्होंने माना 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी। इसका माना है माध्यमिक का। कितना? 1350 से 1857। अब इसमें भी इन्होंने 2 विभाजन कर दिए, तो एक तो था 1350 से 1500 ईस्वी, ये किसका था? पूर्व माध्यमिक काल का। बात करें उत्तर माध्यमिक काल की तो वो हो गया 1500 से 1857 ईस्वी।
ठीक है। उसके बाद आधुनिक काल की काल की बात करें तो हो गया वही 1857 ईस्वी से अद्यतन। ठीक है, लगभग 1965 ईस्वी जब लिखा इन्होंने वो माना है। इस प्रकार गणपति चंद्र गुप्त जी ने जो साहित्यिक ग्रंथ लिखा वो लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वो कब लिखा? 1965 में। और जो नामकरण और काल का विभाजन किया वो इस प्रकार किया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद एक और विद्वान की बात करेंगे और उसके बाद जो सर्वमान्य मत रहा है उस मत की भी अपन चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी की। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास इस पुस्तक का संपादन किया। आचार्य रामचंद्र जी की पुस्तक ये इतिहास ग्रंथ था उसका। बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी की। डॉक्टर नगेंद्र जी की हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक ग्रंथ लिखा। किसका? आपको पता है ये ग्रंथ किसका था? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये किया इन्होंने 1973 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1973 ईस्वी में। अब बात करते हैं इनके काल विभाजन और नामकरण को लेके। तो इन्होंने वही मुख्य तौर से 4 भागों में विभाजित किया। आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। चौथा आधुनिक काल। बात करें समय सीमा की तो वो 7वीं सदी से लेके 14वीं सदी के मध्य। ठीक है, वही 14वीं सदी के मध्य से लेके 17वीं सदी के मध्य। और बात करें रीतिकाल की तो 17वीं सदी के मध्य से लेके 19वीं सदी। और इसका प्रारंभ माना 19वीं सदी से। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों? जो आधुनिक काल था, आधुनिक काल को भी कुछ कालखंडों में विभाजित किया। किसको? आधुनिक काल को। जिसमें पहला था भारतेंदु युग। भारतेंदु। दूसरा था द्विवेदी काल। क्या दोस्तों? पहला भारतेंदु, दूसरा द्विवेदी, चौथा छायावाद और माफ कीजिए तीसरा छायावाद और चौथा छायावादोत्तर। मतलब छायावाद के बाद के काल। और इसको भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में दोस्तों? 2 उपभागों में विभाजित कर दिया। जिसमें पहला था प्रगति और प्रयोग काल। प्रगति दिख रहा है क्या? प्रगति और दूसरा प्रयोगवाद। नहीं, पहला था प्रगति या प्रयोग और जो दूसरा नवलेखन। क्या दोस्तों? दूसरा नवलेखन। अब बात कर लेते हैं उनके भी किसकी काल विभाजन की। तो 1857 से माना था इन्होंने लगभग इधर। तो इसका माना 1857 से 1900 ईस्वी। द्विवेदी को माना 1900 से 1918 ईस्वी। ईस्वी की बात कर रहे हैं। 1918 से 1938 और 1938 से जब तक इन्होंने माना किसका? नवलेखन और इसका, तो वो माना है लगभग 1900 मतलब 1938 से प्रारंभ माना है और जब तक ये तब तक इन्होंने माना अध्ययन। अब देखो 1938 में प्रगति और प्रयोगवाद और नवलेखन की बात करें तो इनको मनाना है 1938 से लेके 1953 तक और 1953 से इसका प्रारंभ माना है। इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र जी का काल विभाजन हिंदी साहित्यिक इतिहास जो संपादन इनकी पुस्तक थी या ग्रंथ था उसमें इस प्रकार से। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद बात करते हैं सर्वमान्य मत की, जिसके हिसाब से अपन पढ़ते हुए चलेंगे और वही तारीख अपन मानते हुए चलेंगे। अगर किसी विद्वान के बारे में पूछा तो अपन ने ये लिखा और सर्वमान्य मत जो अधिकतम जो मत माना जाता है उसके आधार पर अपन बात कर लेते हैं। एक बार फटाफट लिख लें सर्वमान्य मत। इसमें समझाने वाला इतना कुछ भी नहीं है, आप ये सब लिखते हुए चलें।
नामकरण और काल विभाजन की बात है तो इसमें समझाने का इतना कुछ है भी नहीं मैटर। ठीक है, पहला वही आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। दिख रहा है ना नीचे तक? वही 7वीं से 14वीं सदी, 14वीं से माफ कीजिए 17वीं सदी, 17 से 19 और 19 से प्रारंभ। ठीक है, बात करें आधुनिक काल को इन्होंने जो विभाजित करते हुए देखा है तो ये एक बार मैं ऊपर लिख लेता हूं। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी, तीसरा छायावाद। चौथी बात करें दोस्तों तो चौथा है प्रगतिवादी, प्रगतिवाद। चौथा प्रयोगवाद, चौथा प्रयोगवाद। और पांचवा है नई कविता, छठा साटोत्री कविता और सातवां नवलेख या नई कविता। ठीक है, या इसको नवलेख ने समकालीन, समकालीन कविता। अब इनकी बात कर लिए तो उसकी भी एक बात कर लेते हैं। ये है जो सर्वमान्य मत है वो माना जाता है 1843 से 1900, भारतेंदु का 1843 से 1900, 1900 से 1918, 1918 से 1938, 1938 से 1943 ईस्वी। ये सब ईस्वी में दोस्तों, ये जो सब है ये सब ईस्वी में है। अब वही 1943 से 1953, 1953 से 1960 और साटोत्री की बात करें तो 1960 से 1975 ईस्वी और 1975 से अद्यतन। ये सब किसमें है? समकालीन कविताओं में। ठीक है, इस प्रकार ये हुआ सर्वमान्य। तो अब बात करते हैं वो, अरे साटोत्री कविता वाला नहीं दिख रहा था, साटोत्री कविता वाला था, साटोत्री कविता। और जो इसके बाद था साटोत्री के बाद वो था समकालीन कविता, समकालीन। ठीक है, पूर्व में जो काल विभाजन था उसकी बात कर रहे हैं अपन सर्वमान्य का। तो ये था 1960 से 1975 और ये 1975 से। ठीक है, अद्यतन। ठीक है, वो नहीं दिख रहा था नीचे, थोड़ा मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं करा, कोई बात नहीं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों, कुछ मुख्य बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको तो आप जैसे मैं लिखा हूँ वैसे लिख ले समझते में, पक्का इसमें से प्रश्न बनता है। ठीक है, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण तथ्य। क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण तथ्य। एक पृष्ठ के अपन 3 भाग करेंगे। पहले भाग में लिखेंगे साहित्यकार के अनुसार, साहित्यकार का नाम। ठीक है, दूसरे में लिखेंगे साहित्य का मतलब हिंदी साहित्य का प्रारंभ, हिंदी साहित्य का प्रारंभ। और प्रथम कवि कौन? क्या प्रथम कवि कौन? हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से? और ये मानेंगे साहित्यकार। ठीक है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था गारसा द तोसी के बारे में। यदि बात करें गारसा द तोसी महोदय ने हिंदी का प्रारंभ कब से माना है, तो काल विभाजन और नामकरण को इन्होंने मद्देनजर रखा ही नहीं, तो इन्होंने क्या इस बात को लेकर ये क्या है, बिल्कुल मौन है। बात करें प्रथम कवि की, तो प्रथम कवि के बारे में इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है, तो गारसा द तोसी का नाम इसमें नहीं आता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था शिव सिंह सेंगर का, शिव सिंह सेंगर जी। अब हिंदी का प्रारंभ कब से माना और इन्होंने जो प्रथम कवि कौन माना है, तो मैंने एक बढ़िया सा तरीका बताया था आपको याद रखने का इसको, कि 7 तेरे हैं शिव। क्या? 7 तेरे हैं शिव, इसे याद रखेंगे। मतलब 7 तेरे हैं शिव मतलब 713 ईस्वी से किन्होंने माना है शिव, अर्थात शिव सिंह सेंगर महोदय ने। और कवि प्रथम कवि कौन? तो शिव जी के किसकी पूजा की जाती है? पिंड की। तो इन्होंने माना है पुष्य या फिर पुंड, पिंड से याद रखेंगे पुंड, पुष्य या पुंड कवि को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है।
ठीक है। उसके बाद अपन ने अध्ययन करा था या पढ़ा था अपन ने तीसरे के बारे में, ग्रियर्सन जी महोदय। जहां तक मुझे लगता है ग्रियर्सन महोदय का तो आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है, पहले अगर आपने क्लास लिए तो वही 143 अर्थात 643 ईस्वी। लेकिन प्रथम कवि के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी, प्रथम कवि को लेके बिल्कुल क्या है, मौन है। उसके बाद बात करें मिस्र बंधु की, ये पढ़ते हुए आए अपन, पिछली क्लासों में सबके बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हिंदी बाई के सर के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप पिछली क्लासें ले सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन मिस्र बंधु की। तो मिस्र बंधु ने जो प्रारंभ माना है वो इन्होंने भी माना है 643। ये आयरलैंड के थे, कौन, ग्रियर्सन। तो यदि कोई अंग्रेज है उसको आई लव यू किसी ने बोल दिया, आई मीन 143 किसी ने बोल दिया, तो हमें भी 143 बोलने के इच्छुक थे, या 143 इनको भी बोला गया, तो इनके आधार पर भी इनका जो नामकरण है वैसे याद रख सकते हैं, मतलब काल करना। तो प्रथम हिंदी का साहित्य का प्रारंभ कब से माना, 643 ईस्वी में मिश्रधन जी ने भी यही माना। बात करते हैं इनके प्रथम कवि की, तो इन्होंने भी कोई चर्चा नहीं की इस विषय में, परंतु इन्होंने जो प्रथम गद्यकार है आदिकाल में वो माना है गोरखनाथ जी को, ये फैक्ट के रूप में आप याद रखें। उसके बाद अपन पढ़े थे आचार्य आर.सी. शुक्ल जी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तो शुक्ल जी ने जो माना वो माना 1050 विक्रम संवत। यदि इसमें ईस्वी की बात करें तो 57 वर्ष माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 993 ईस्वी। अगर इनमें भी विक्रम संवत की बात करें तो 57 वर्ष जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है। इसके बाद प्रथम कवि की बात करें तो प्रथम कवि के बारे में इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है, परंतु इन्होंने कहा था कि जो पुरानी अपभ्रंश है उसको संज्ञा दी थी इन्होंने पुरानी हिंदी की, और उसमें बताया था कि धारापति राजा भोज के एक चाचा थे, उनका नाम था मुंज, और उन्हीं के साक्ष्य अधिकांश मिलते हैं, तो उस आधार पर माना जा सकता है कि कवि मुंज को इन्होंने क्या माना है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। ठीक है, इस प्रकार 5 कवियों के बारे में अपन बात कर चुके हैं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, किसी गार्सा दत्तोत्सी ने कोई उल्लेख नहीं किया, शिव सिंह सेंगर ने बताया, उसके बारे में अपन ने देखा। उसके बाद गिरियर्सन महोदय आए, उसके बाद आए मिश्र बंधु, कितने भाई थे, 3 थे, श्याम, शुक्ल और गणेश। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन महोदय की। राहुल सांकृत्यायन कहीं इन्होंने हिंदी का प्रारंभ कब से माना और प्रथम वो किसे माना कवि, तो इन्होंने माना था 769 ईस्वी से, और प्रथम कवि माना सरहपा या फिर सरहपाद, ये इनके ही नाम हैं। सरहपा बाद में दबी जोड़ दिया जाता है, तो सरहपा या फिर सरहपाद। उसके बाद बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसे अभी आपने अपने नामकरण में पढ़ा भी सही कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है इन्होंने कब से माना, लगभग 10वीं सदी से। कब से माना दोस्तों, लगभग 10वीं सदी से। और बात करें प्रथम कवि की तो इन्होंने माना था अब्दुल रहमान को। इसको दोस्तों, अब्दुल रहमान को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गणपति चंद्र गुप्त की। गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है वो माना है 1184 ईस्वी। अभी इन्होंने देखा ना अपन का काल विभाजन पढ़ा ना, उसमें 1184 ईस्वी से इन्होंने प्रारंभ माना है। और बात करें कवि की तो इन्होंने माना है प्रथम कवि शालिभद्र सूरी, जैन कवि थे शालिभद्र सूरी। बच्चन सिंह की बात करें दोस्तों तो बच्चन सिंह ने प्रथम कवि की बात करें तो प्रथम कवि माने विद्यापति जी को, विद्यापति महोदय। इस प्रकार अलग अलग साहित्यकारों के अलग अलग मत हैं किसको लेके, प्रथम कवि और हिंदी साहित्य के इतिहास भाई कब से प्रारंभ हुआ, इसको लेके सभी कवियों के अलग अलग मत हैं। यदि सर्वमान्य मत की बात करें, ठीक है, तो एक बार ये 2 फैक्ट और लिख लें आप, उसके साथ ही आज की अपनी कक्षा समाप्त हो जाएगी। यदि सर्वमान्य मत की बात करें तो हिंदी का प्रथम कवि, सर्वमान्य मत तो किसे माना जाता है दोस्तों, सरहपाद या सरहपा को। प्रथम कवि किसे माना जाता है दोस्तों हिंदी का, सरहपाद या सरहपा को। और ये किन्होंने कहा था, राहुल सांकृत्यायन महोदय ने कहा था, और इनके मत को सर्वाधिक माना जाता है। और बात करें हिंदी साहित्य की
प्रथम रचना या कविता, तो वो है देवसेन महोदय ने लिखी थी देवसेन कृत श्रावकाचार है कविता, ये लिखी थी देवसेन महोदय ने श्रावकाचार, इसको प्रथम हिंदी की प्रथम कविता मानी। ये 2 फैक्ट इनके साथ आप याद रखें। तो आज अपन ने पढ़ा नामकरण और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। मैंने जो पढ़ाया उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, और यदि आपको ये क्लासें पसंद आ रही है तो आप है ना इन क्लासों को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ आपका इसको लेके क्या फीडबैक रहा है, या इनसे संबंधित कोई समस्या है, या इनको लेके आपके कोई सुझाव हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप निश्चित होकर कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए दीजिए इजाज़त, जब तक के लिए धन्यवाद।